हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन का डिफिनीशन, विलेय तथा विलायक, विलयन के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे विलेयता के बारे में और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और इन विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि वो पूरे विलायक में पूरी तरह से मिल जाता है और उसके प्रत्येक भाग में वो एक ही वही अनुपात होता है जो एक, मान लेते हैं जैसे हम चीनी घोलते हैं गिलास में, एक पानी लेते हैं और उसमें चीनी घोलते हैं 1 चम्मच, तो वो 1 चम्मच चीनी चाहे जहाँ से आप उसमें से पानी लीजिए, सब जगह उसकी सांद्रता वही होगी। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, यानी उसमें से हम कोई भी भाग ले उसके गुण समान ही होंगे, और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, और उसके रासायनिक गुण भी किसी भी भाग से लीजिए वो एक ही गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलयन के पार्ट। विलयन में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है विलेय, सॉल्यूट। विलयन में विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी के जलीय विलयन में चीनी विलेय है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है। और इसी प्रकार विलायक, सॉल्वेंट, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक है। तो अगर आप चीनी मिलाते हैं जल में, विलय हो जाती है, उसमें घुल जाती है, घुलने के बाद जैसा पहले पानी दिखाई दे रहा था वैसा ही पानी फिर वैसे दिखाई देता है, यानी उसके मूल भौतिक अवस्था जो होती है वो विलयन की भी वही होती है और विलायक की भी एक ही वैसी होती है। तो यहाँ इस परिभाषा दी है कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। और इसकी ये परिभाषा भी हो सकती है कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर भौतिक अवस्था, विलयन के प्रकार में विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 3 ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीनों अवस्थाओं में तीनों पदार्थ ठोस, द्रव और गैस विलेय होते हैं। ठीक है, तीनों विलायक बनते हैं और फिर तीनों विलेय भी बनते हैं। चलिए देखते हैं। पहला विलयन जो है वो ठोस का ठोस में, यानी उसमें विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। द्रव का ठोस में, यानी विलायक तो ठोस है लेकिन उसमें द्रव है। जैसे कि ठोस का ठोस में ये मिश्र धातुएं जो हैं ये सभी ठोस का ठोस में विलयन है। द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में आप लोगों के घरों में होगा, वो पेस्ट वगैरह आते हैं, कोलगेट वगैरह आप जिससे ब्रश करते हैं, वो सब पेस्ट जो होते हैं वो इस क्या है, ठोस में द्रव का विलयन है। गैस का ठोस में ये उदाहरण हो सकता है फोम का, होती है। अब देखते हैं द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन है द्रव, ठोस का द्रव में, ये द्रवीय विलयन है। तो इसमें जैसे भी हमने बात की थी कि द्रव में, जल में चीनी घोली गई तो क्या है, चीनी ठोस है और पानी जो है वो द्रव है। द्रव का द्रव में,
द्रव का द्रव में विलयन, जैसे कि पानी है, पानी में दूध मिला दिया, वो हो गया। गैस का द्रव में, अब गैस का द्रव में विलयन किसका? गैस का। ये साबुन के झाग वगैरह इसमें आते हैं। ठोस का गैस में और द्रव का गैस में। इसी प्रकार से द्रव का गैस में और गैस का गैस में 3 विलयन ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। किस के आधार पर? विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय ना घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वो होता है कि उसमें उस विलायक में जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो उसमें घुली हुई है, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि असंतृप्त विलयन जो होता है वो ऐसा विलयन होता है कि उसमें विलेय की मात्रा और घोली जा सकती है उसमें। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच चीनी डाली और उसमें उसको घोल दिया, घुल गई। उसके बाद 1 चम्मच और डाली, फिर घुल गया। इसका मतलब क्या है कि वो विलयन अभी और घोला जा रहा है, वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। और एक अंत में घोलते जाएंगे इसी तरह से, तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो विलयन, चीनी फिर जल में नहीं घुलेगी। तब हम कहेंगे कि विलयन संतृप्त हो चुका है और अब उसमें कोई घुलने की गुंजाइश नहीं है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर ये हो गया। एक आधार और है जिस पे हम कह सकते हैं कि विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन, ये तो तनु और सांद्र तो आप केमिस्ट्री में जगह जगह पढ़ेंगे। तनु का मतलब होता है जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में होता है, सांद्र में ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उसका कोई निर्धारित निश्चित नहीं होता कि वो कितना है। मान लेते हैं हम 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 चम्मच चीनी घोलते हैं, तो तनु होगा, पता ही नहीं चलेगा। 1 और चम्मच डाल देते हैं तब भी वो तनु ही रहेगा, 1 चम्मच और डाल देते हैं तो भी तनु ही रहेगा। तो इस प्रकार से उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है कि वो कहाँ तक, कितने प्रतिशत तक जाएगा, वो तब वो सांद्र होगा। अब 1 लीटर पानी में हम आधा किलो चीनी घोलेंगे तब वो सांद्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तनु और सांद्र विलयन भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विलेयता की, सोल्युबिलिटी। विलेयता क्या है? किसी विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। ये वही आ गया, संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। यानी कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी एक निश्चित मात्रा है और ताप भी निश्चित है, और उसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ में जितना विलेय उसमें विलायक में घुल सकता है लास्ट लिमिट तक, बस वो उसी को हम विलयन की जो सांद्रता होती है उसी को हम विलेयता कहते हैं कि इतना भी इसमें घुल सकता है। अब ये विलेयता जो है, कुछ कारक ऐसे हैं जैसे कि विलेय के कण हैं, टेम्परेचर है, और विलेय और विलायक का नेचर है वो कैसे है, ये उस पर निर्भर करता है विलेयता। तो चलिए देखते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर, ताप। सामान्यतया पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। आमतौर पर क्या होता है कि जब पदार्थों की विलेयता जो है, टेम्परेचर गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। मान लेते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि अब चीनी नहीं घुलेगी एक सीमा तक,
हो गया, अब नहीं घुल रही है। लेकिन अगर हम पानी को गर्म कर दें तो क्या होगा, थोड़ी सी और घुल जाएगी उसमें। तो सामान्यतया पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। जब कोई पदार्थ विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, परंतु कुछ पदार्थ जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जब ये जल में उसमें विलायक में घुलते हैं तो घुलने पर ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा उत्सर्जित होने पर इनकी विलेयता जैसे हम ताप बढ़ाते हैं घट जाती है। इसी प्रकार से गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर भी घटती है। गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। दूसरा कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। किसी विलयन की विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। विलायक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय विलायक और दूसरा अध्रुवीय विलायक। सामान्य रूप से किसी विलायक में वही पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। अर्थात यदि विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुलेंगे। इसी प्रकार से अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय घुलेंगे। जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है वही इसमें घुलते हैं। इसमें कहा गया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता पर प्रभाव डालती है। तीसरा कारक है विलेय के कणों का आकार। कणों का आकार पर भी निर्भर करता है कि इसकी विलेयता कितनी होगी। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण हैं तो वो जल्दी घुलेंगे और बड़े कण थोड़ा देर में घुलेंगे। तो इसलिए छोटे कणों वाली विलेयता जो होती है, छोटे कणों की विलेयता अधिक होती है और बड़े कणों की अपेक्षा वो जल्दी घुलते हैं। ठीक है। अगला है सम आयन प्रभाव। यदि किसी विलयन में सम आयन उपस्थित है, यानी समान आयन उपस्थित है, यानी विलेय के जो विलेय है उसमें जो आयन है और जो जिसमें घोला जा रहा है उसमें जो आयन है वो समान है, तो उससे विलेयता घट जाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड की जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड के विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि क्लोरीन आयन की उपस्थिति AgCl की विलेयता को कम कर देती है। यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है जल में तो ज़्यादा घुल जाता है, लेकिन जैसे ही सोडियम क्लोराइड के विलयन में घोला जाता है तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। इसलिए सम आयन का प्रभाव भी विलेयता पर पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन के इकाई आयतन में या इकाई मात्रा में विलीन विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और विलयनों की सांद्रता भौतिक तथा रासायनिक यूनिटों में व्यक्त की जाती है। यहाँ दो प्रकार से हैं, भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट। तो हम सबसे पहले भौतिक यूनिटों में सांद्रता की बात करेंगे। भौतिक यूनिटों में सबसे पहले विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, इसकी परिभाषा क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता की, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, यहाँ पर भार दिया हुआ है, भार द्रव्यमान में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए केमिस्ट्री में अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है द्रव्यमान का। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, यानी
गुणे 100%। इस तरह से निकलेगा द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको W/W से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है विलयन की आयतन प्रतिशतता। वहाँ पर द्रव्यमान था तो वहाँ ग्राम में लिया गया था, और यहाँ पर आयतन है तो मिलीलीटर में। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी 100 मिलीलीटर विलयन में जो विलेय के जितने मिलीलीटर उसमें घुले होंगे वही उसकी आयतन प्रतिशतता कही जाएगी। आयतन प्रतिशतता का फार्मूला है विलेय का आयतन ml में, मिलीलीटर में, बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100%। इस तरह से आयतन प्रतिशतता निकलेगी। अब बात करते हैं, दोनों का मिक्स रूप है ये, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता विलयन के 100 ml में, यानी यहाँ विलयन 100 ml है, विलेय जो यहाँ विलायक जो है वो मिलीलीटर में है और विलेय ग्राम में होगा। विलयन के 100 ml में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। पहला तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या थी, W/W, और आयतन प्रतिशतता V/V, और विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V होगी। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालने का फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100%। तो इस तरह से विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता व्यक्त की जाती है। इसके बाद आता है नंबर 4 नंबर पे आता है ppm में सांद्रता। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख भाग में कितने भाग। तो विलयन के 1 मिलियन ग्रामों, यानी 1 मिलियन ग्राम यानी 10 की घात 6 ग्राम, यानी 10 लाख होता है मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm सांद्रता कहलाती है। तो ये सांद्रता जो वो बहुत बड़े विलयन होते हैं उनमें ये है, इसकी सांद्रता ppm में व्यक्त की जाती है। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की घात 6। तो इस तरह से ppm में सांद्रता निकाली जाती है। जैसे हमारा वायुमंडल है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये जो है ये इनकी सांद्रता वो ppm में ही निकाली जाती है। जितना विलयन बड़ा होगा उतना ही ppm में ही निकाली जाएगी, उसकी कोई ऐसे नाप नहीं हो सकती। फिर उसके बाद ये हमारी जो 4 आपने देखी ये हमारे थे भौतिक यूनिट में सांद्रता। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता की। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता में सबसे पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर, या प्रति लीटर का मतलब है जो विलयन होगा वो लीटर में होगा और ये विलेय जो होगा वो ग्राम में होगा, जैसा कि यहाँ हीडिंग से ही पता चलता है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये विलयन की सांद्रता का फार्मूला है और इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। दूसरा है विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के 1 लीटर में विलयन यहाँ भी 1 लीटर है, लीटर में ही है, आयतन विलयन का आयतन होगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो विलयन की नॉर्मलता n बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब ये तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांक हैं, तुल्यांक कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए
विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये ऐसे निकालते हैं, तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अब ये, और तीसरा है, पहला हो गया आपका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, दूसरा है विलयन की नॉर्मलता, और तीसरा है विलयन की मोलरता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल होंगे, उनकी संख्या होगी, वही विलयन की मोलरता कहलाएगी। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का द्रव्यमान, यानी जो विलेय होता है उसका द्रव्यमान ग्राम में, और फिर जो विलेय है उसका अणु भार, अणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इससे निकलता है एन। इसको विवेक मोल को एन से डिनोट करते हैं, और विलेय का द्रव्यमान W और विलेय का अणुभार M, तो N इक्वल टू W/M। इस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या, और फिर हम विलयन की मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में करके निकालते हैं। अगली यूनिट जो है वो है विलयन की मोललता, मोलैलिटी कहते हैं। इसमें 1 किलोग्राम विलायक में, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पहले वहाँ विलयन का आयतन लीटर में था, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, यानी 1 किलोग्राम विलायक में जितना विलेय घुलेगा, विलेय के मोल जितने घुलेंगे वो मोललता कहलाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता M, ये इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर केवल विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है, वो भी किलोग्राम में। तो इस फार्मूले से मोलैलिटी निकाली जाती है। अगली यूनिट है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। विलयन के किसी घटक के, विलयन में मान लेते हैं कि इसमें दो घटक तो हर हाल में होते ही होते हैं, एक तो विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। और कभी कभी क्या होता है कि विलेय 2 या 3 प्रकार के उसमें विलेय हो सकते हों, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे विलयन के किसी घटक। हम यहाँ किसी घटक से मतलब ये लेंगे कि विलायक एक विलायक और ये दूसरा विलेय है। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है ये स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n विलेय के लिए इस्तेमाल किया गया है और कैपिटल N विलायक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज ऊपर रहेगा, यानी कि जिस घटक का हमें निकालना होता है वो उसे ऊपर रखते हैं और जितने घटक होते हैं उनके मोलों की संख्या को जोड़ कर रखते हैं। तो इस तरह से हम मोल अंश या मोल प्रभाज काउंट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्यक गुण। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ। थैंक यू।